आपने में टियानजन कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जाता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम टियानजन कॉन्टिनेंट है और ये एक बहुत ही यूनिक जगह है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी कल्टीवेटर्स हैं, यानी कि ज्यादातर लोग जो हैं वो कल्टीवेटर्स हैं, वो मैजिकल पावर्स को हासिल करते हैं, अपनी अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद ताकतवर बनते हैं। जहाँ पर जो सेक्टर्स हैं वो सभी सेक्टर्स अपनी अपनी पावर के हिसाब से महत्व रखते हैं। यहाँ पर में सबसे पहले जो सेक्टर दिखाया जाता है उसका नाम ब्लू स्टार सेक्टर होता है। तो ब्लू स्टार सेक्टर के बारे में बताया जाता है कि इस सेक्टर में तकरीबन 10,000 डिसाइपल्स पढ़ते हैं और 10,000 डिसाइपल्स होने की वजह से ये सेक्टर भी यहाँ के काफी बड़े सेक्टर्स में से एक सेक्टर है। तो सेक्टर की सीढ़ियों के ऊपर दिखाते हैं कि काफी सारे लोग सामान उठाकर अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। तो बाकी के सभी लोग देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो दो गार्ड्स यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये कहता है कि 1 महीने के बाद हमारी प्रिंसेस की शादी होने वाली है। हमारी प्रिंसेस की शादी जब लिन फैमिली के यंग मास्टर के साथ हो जाएगी तो दोनों सेक्टर्स का आपस में मिलाप होगा, जिसके साथ हमारा सेक्टर पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। लिन फैमिली वाले ज्यादा पावरफुल इसलिए क्योंकि उनके पीछे ग्रेट जैन सेक्टर वालों का हाथ है। जैन सेक्टर के लोग हमारे ब्लू स्टार सेक्टर से भी ज्यादा पावरफुल है, इसी वजह से उनका फैमिली बिजनेस बहुत ज्यादा पावरफुल है और अगर उनका फैमिली बिजनेस हमें मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग भी नंबर 1 बन जाएंगे। गार्ड से कहता है कि हमारे टियानजन में पहले यहाँ पर किन फैमिली भी हुआ करती थी। 1 महीना पहले तक तो किन फैमिली यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली थी, लेकिन आज देखो जरा किन फैमिली कितना बुरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी है। दूसरा गार्ड से कहता है कि सब कुछ लिन फैमिली की वजह से हुआ, तो लिन फैमिली के लोगों ने बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। थोड़ी सी मुश्किल क्या है, तुम वहाँ से भागकर यहाँ पर अपने सेक्टर में वापस आ गए और उसके बाद अब तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक तुम्हें इसी तरह का बिहेवियर सिखाया जाता है कि तुम अगर किसी के कोई तुम्हारे पर एहसान करता है तो उसके एहसान का बदला ना चुकाया जाए। उसकी बात सुनने के बाद खामोश होती है, फिर साथ ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। तो ब्रदर किन वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है, तो उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, मुझे लगता है कि हमें ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए। तुमने हमारी फैमिली का ट्रेजर वापस कर दिया, बर्निंग स्वॉर्ड मेरे पास वापस आ चुकी है, तो उसका मतलब यह है कि हम दोनों के दरमियान में जो भी हिसाब किताब था वो पूरा हो चुका है। आज के बाद से तुम्हारे और मेरे दरमियान में कुछ भी नहीं है। चाहे तुम बाद में भीख मांगती हुई मेरे पास आओ कि मुझसे शादी कर लो, मैं तब भी ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और अभी वो वहीं पर तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है, किसी के साथ एक तलवार उठती हुई उसकी तरफ आगे बढ़ती है, उस तलवार के साथ आकर टकराती है। जैसे वो तलवार के साथ टकराती है तो बर्निंग स्वॉर्ड टूट जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो यहाँ पर यंग मास्टर लिन पहुंच जाता है। यंग मास्टर लिन किनफेंग इसका नाम होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मेरा हाथ स्लिप हो गया जिसकी वजह से मेरी तलवार तुम्हारी इस बेकार टूटी हुई तलवार के साथ टकराई और वो और ज्यादा टूट गई। तो यंग मास्टर किन वहां पर अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर बैठा होता है और कहता है कि देखो जरा इसने मेरे साथ क्या किया। पहले इसने हमारी फैमिली के ऊपर अटैक किया, मेरी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया, यानी मुझे क्रिपल बना दिया, और उसके बाद अब इसने हमारी फैमिली के ट्रेजर यानी कि हमारी बर्निंग स्वॉर्ड को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया। मैं किन्नन इस बात का वादा करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आज नहीं मरता तो उसके बाद मैं इस यंग
यंग मास्टर लिन को नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं अपने हाथों से मारूंगा और इसकी बॉडी के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस करूंगा। तो यंग मास्टर लिन अपनी तलवार को वापस अपने हाथ में पकड़ता है और हमारे किन्नैन से कहता है कि लड़के तुम तो यहाँ पर दोबारा से हमारे सामने पहुंच आए। मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को अबॉलिश इसलिए किया था ताकि तुम्हारी हिम्मत टूट जाए, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर ब्लू स्टार सेक्टर में पहुंच आए। क्या तुम यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए हो? फिर साथ ही आगे बढ़ता जाकर प्रिंसेस की कमर में अपना हाथ डालता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी होने वाली वाइफ के सामने आकर खड़े होने की। और इस बार जब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा तो वो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम अपने फादर की तरह, अपने कचरा फादर की तरह जो जिसकी कल्टीवेशन अबॉलिश हो चुकी है, वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है, बिस्तर से उठ भी नहीं सकता और तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी। तो किन्नैन अभी फिलहाल के लिए इस कंडीशन में नहीं है कि वो इनसे फाइट कर सके। वो अपने मन में उसे गाली देता है, फिर साथ ही उठकर अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को हाथ में पकड़ता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है जबकि बर्निंग स्वॉर्ड हमें वापस मिल चुकी है तो मेरे यहाँ पर किन फैमिली के और तुम्हारे ब्लू स्टार सेक्टर के दरमियान में कोई भी रिश्ता नहीं बचा, लेकिन अब यहाँ पर हम दोनों के दरमियान में एक नया रिश्ता बनेगा और वो दुश्मनी का होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ब्लू स्टार सेक्टर के साथ अपनी दुश्मनी को पूरी तरह से निभाऊंगा और मैं बदला लूंगा। जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लूंगा। जबकि लिन किनफैंग जो होता है वो प्रिंसेस से कहता है कि तुमने इस लड़के को यहाँ पर मार क्यों नहीं दिया, अगर इसे यहीं पर मार देते तो किस्सा खत्म हो जाता। प्रिंसेस उसे कहती है कि हमें इस लड़के को मारने की क्या जरूरत है, आखिर इससे हमें डर किस बात का है, ये तो क्रिपल हो चुका है, ये दोबारा कभी कल्टीवेट ही नहीं कर सकता, तो फिर हमारे लिए खतरा कैसे बनेगा। यंग मास्टर लिन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये कचरा तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक भी नहीं, हम जब चाहे इसको मार सकते हैं। वैसे भी हमें इन जैसे लोगों की परवाह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 01 का एंड होता है। तो द बर्निंग स्वॉर्ड की एपिसोड 01 कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। द सॉवरियन कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मुझे खत्म करनी पड़ी और जल्दी जल्दी मुझे यही सीरीज मिली थी जिसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो पहली एपिसोड के एंड पे मैंने आपको बताया था और दोबारा यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सॉवरियन के ऊपर कुछ कॉपीराइट इश्यूज है जिसकी वजह से उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 02 को। तो हमारा यंग मास्टर किन जो होता है वो अपनी टूटी हुई बर्निंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़कर जंगल के रास्ते से वापस अपनी किन फैमिली की तरफ जा रहा होता है। जब वो वापस आ रहा था अपनी तलवार को हाथ में पकड़कर वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे दिए हुए आखिरी मिशन को भी पूरा नहीं कर सका, मैं अपनी फैमिली के इस ट्रेजर को नहीं बचा सका, ये हमारी फैमिली का ट्रेजर था। वो तलवार को अपने हाथ पकड़कर खड़ा होता है। इसी के साथ ही वो तलवार जो होती है काफी तेज होती है जिसकी वजह से किन्नैन के हाथ के ऊपर कट लगता है। जब उसके हाथ के ऊपर कट लगता है तो वो तलवार को फेंक देता है, वो तलवार के टुकड़े नीचे गिरते हैं और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन रोना शुरू कर देता है और कहता है कि डैड मुझे माफ करना, मैं किन फैमिली के ट्रेजर को नहीं बचा सका। वो भी इसी बात के ऊपर रो रहा होता है कि उसके आंसू का एक कतरा जो होता है वो तलवार के ऊपर गिरता है। जैसे वो कतरा तलवार के ऊपर गिरता है इसके साथ ही तलवार के अंदर से उनके जो इंसेस्टर की स्पिरिट होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो उसे कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता और सिचुएशन कैसी क्यों ना हो, मर्द को रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और उसके आंसू तो बिल्कुल भी नहीं बहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाता है। और तुम भी यहाँ पे इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बना दो, इसके साथ तुम बहुत स्ट्रांग बनोगे। तुम सभी लोगों को मार डालोगे तो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तो ये बात सुनने के बाद हमारा किन आता है कोले यहाँ पर तुमसे बात कर रहा है। देखकर कहता है क्या क्या ये कोई है? इल्यूजन तो नहीं है। साथ ही वो अपनी बॉडी की तरफ जैसे वहाँ पर पंच मारता है तो उसके आसपास बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ती है क्योंकि उसके पंच के अंदर से काफी सारी पावर निकल रही है। तो किन्नैन कहता है तो वाकई में काम कर रहा है, मैं तो पावरफुल हो गया हूँ। उसकी बॉडी के ऊपर एक तलवार का निशान होता है तो वो उस तलवार के निशान की तरफ
देखता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर से उसकी बर्निंग स्वॉर्ड बाहर निकल आती है। तो वो कहता है ये क्या, ये तो हीवनली बर्निंग स्वॉर्ड है, यानी कि ये निशान से ये तलवार अब मेरी बॉडी के अंदर इनग्रेव हो चुकी है, जब चाहे मैं इसको अपनी बॉडी के अंदर से निकाल सकता हूँ। तलवार को उठाता और कहता है चलो यहाँ पर आप इस तलवार की पावर्स को चेक करके देखते हैं क्या वाकई मुझे कल्टीवेशन मिली भी है या नहीं। वो तलवार को उठाता है सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है तो नीचे के काफी बड़े ग्राउंड के हिस्से को फाड़ देता है। तो किन्नन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब हम अपनी तलवार को घुमाते हैं और अगर उसके अंदर से स्वॉर्ड की रिलीज हो तो इसका मतलब यह है कि हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, की एनर्जी है। इसका मतलब यह है कि मैं बॉडी रिफाइनिंग स्टेज तक पहुंच चुका हूं। फिर साथ ही वहां पर चेक करता है कि आखिर उसका लेवल क्या है। तो वो कहता है तो बिल्कुल क्रिपल हो चुका था, मेरी मेडिसिन बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अंकल किन्जन की वजह से मुझे नई पावर्स मिली हैं, जिसकी वजह से पहले बॉडी रिफाइनिंग के 4th लेवल पर था, लेकिन अब मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, वो भी डायरेक्टली। तो यंग मास्टर लिन जिसने इसकी कल्टीवेशन को अबॉलिश किया था वो भी बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर था। तो वो सोच रहा होता है कि मैं भी इस वक्त बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूं और उसके साथ साथ बर्निंग स्वॉर्ड के साथ मेरे पास शूरा बर्निंग स्वॉर्ड आर्ट भी है और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसका मतलब यह है कि मैं यंग मास्टर लिन से बदला ले सकता हूं। एक ना एक दिन मैं यहाँ पर अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। जब मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं पूरी की पूरी लिन फैमिली को एक साथ डिस्ट्रॉय करूंगा। फिर साथ ही हमारा किन्नन कहता है कि इस वक्त मैं रिकॉपरेशन स्टेज में हूँ, यानी कि मुझे इस वक्त थोड़ा आराम करना चाहिए क्योंकि मैंने अभी ब्रेक थ्रूज कंप्लीट किए हैं। जल्दी से वापस अपनी किन फैमिली में जाना चाहिए, वहां पर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। किन्नन वहां से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे वहां पर वापस की तरफ जा रहा था रास्ते में उसे एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। लड़की कहती है कोई मेरी मदद करो। सामने 2 लड़के होते हैं, एक किन फैमिली का 3rd यंग मास्टर होता है और उसके साथ उसका नौकर या दोस्त होता है। लोग उस लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि वो लड़की उनसे कह रहे होते हैं कि मुझसे दूर हो, लगता नहीं है तुम लोग मुझे जानते हो, मैं फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हूँ, तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ बुरा किया तो फिर मेरे फायर सेक्टर के लोग तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेंगे, वो तुम्हें मार डालेंगे। यंग मास्टर लिन के साथ उसका जो दोस्त होता है उसे कहता है कि लड़की तुम हमसे झूठ बोल रही हो, हमें अच्छी तरह से पता है कि फायर सेक्टर के लोग बहुत ज्यादा अमीर लोग होते हैं, तुम उनकी एक आउटर डिसाइपल होती, तुम्हारे कपड़े तो कम से कम अच्छे होते, तुम्हारे कपड़े यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में है, मुझे नहीं लगता कि तुम वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल हो। जबकि यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि मैं लिन फैमिली का 3rd यंग मास्टर हूँ और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और एक बार हम लोग मजा कर ले उसके बाद तुम यहाँ से सही सलामत जा सकती हो, वरना हम तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से मारने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड एक लड़की को यंग मास्टर लिन जो कि फैमिली का 3rd यंग मास्टर और उसके साथ उसका दोस्त होता है, वो लोग उसे घेर कर खड़े होते हैं। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत में दोस्त यंग मास्टर लिन से कहता है कि यंग मास्टर अगर ये बात वाकई में सच हुई और ये फायर सेक्टर की आउटर डिसाइपल हुई तो फिर हम लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। यंग मास्टर लिन उसे कहता है कि बेवकूफ कहें कि हमें डरने की क्या जरूरत है, अगर ये वाकई में फायर सेक्टर की डिसाइपल होती भी है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें पता है ना कि मेरा सीनियर ब्रदर कि हमारी फैमिली का यंग मास्टर जो है किन फैंग वो बहुत ही जल्दी ब्लू स्टार सेक्टर का भी रिश्तेदार बनने वाला है, उनकी यंग मिस के साथ शादी करने वाला है, तो फिर हमें यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास 2 सेक्टर्स की पावर है। और किन्नन जो कि वहां से गुजर कर जा रहा था वो जैसे वहां पर ये सुनता है कि ये यंग मास्टर लिन है तो इसी के साथ ही वो कहता है चलो यहाँ पर अपनी पावर्स को आजमा कर देखते हैं, ये लिन फैमिली का मेंबर है तो तुम्हें सभी लोगों को मारने से पहले इसी से शुरुआत करूंगा। तो इसी के साथ ही यंग मास्टर लिन जो होता है वो ठरकियों की तरह लात टपकाते हुए आगे बढ़ता और कहता है कि लड़की लो मैं आ रहा हूँ, और साथ ही वो अपने पजामे को भी ढीला कर देता है ताकि उसका रेप कर सके। तो लड़की बेचारी पीछे पेड़ के साथ टकराती है और उसे कहती है कि मेरे करीब मत आओ, मेरे करीब मत आओ, और साथ ही वो अपने पास से अपना नाइफ निकाल लेती है और कहती है कि मैं शाबाश के हाथों से बॉलिश होने से अच्छा है कि अपनी जान खुद ही दे लूं, मैं सुसाइड कर दूं, इससे पहले कि अपने दंडे हाथ मुझे लगाए। बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड टेक्निक थी जिसके साथ इसने उस लड़की को मारा है। इसके पास ये वाली स्पेशल टेक्निक है
मुझे ये बताओ कि मेरे पैसे कहाँ पर है? चलो जल्दी से 3000 कॉइन मुझे दे दो। तो वो आगे से शर्माना शुरू कर देती और साथ ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे कहती, असल में मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तो किन्नैन उसे कहता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो? हम दोनों में यहाँ पर डील हुई थी और अब तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती। तो वो उसे कहती है कि असल में मैं यहाँ पर वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, मैं सेक्टर से वापिस अपने घर की तरफ जा रही हूँ, इसी वजह से जल्दी में मैं पैसे लाना भूल ही गई। मेरे पास इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, इसी वजह से तो मैं यहाँ से पैदल चलकर अपने घर जा रही हूँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर आ सकते हो, मेरे घर मैं अपने पेरेंट्स से लेकर वैसे तुम्हें दे दूंगी। तो किन्नैन आगे ससना शुरू कर देता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इस बात को सीरियसली समझ लिया। क्या तुम्हें लगता है कि इस जैसे कचरे को मारने के लिए मैं 3000 कॉइन्स लूंगा? इस तरह के कचरे को तो मैं फ्री में मार सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन आगे बढ़ता है, जाकर उसकी बॉडी की तलाशी लेना शुरू कर देता है। वो उसकी बॉडी के अंदर से जो कुछ निकलता है वो सब कुछ ले लेता है। उसके पास जो हाई लेवल की पिल्स, मेडिसिन और इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स की बुक्स और साथ ही जो पैसा मिलता है वो सारे का सारा वो निकाल लेता है। तो वो लड़की हमारे किन्नैन की तरफ ही देख रही होती है कि ये क्या कर रहा है और उसे वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहा होता है। तो किन्नैन उसे कहता है कि तुम बार बार यहाँ पर मेरी तरफ ही क्यों देखी जा रही हो और इस तरह मुझे घूर का क्यों देख रहे हो, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? तो वहां से कहती है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ऐसी तुम्हें देख रही थी। तो किन्नैन ने अपनी तलवार के साथ यंग मास्टर लिन के कपड़ों के ऊपर स्ट्राइक्स लगाई थी। तो वो उसके कपड़े उतार रहा था और कहता है, काश मैंने इसकी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक्स नहीं लगाई होती और इन कपड़ों को मैं उतार कर पहन लेता, मेरे पास पहनने को कुछ भी नहीं है। यंग मिस वहां पर सोच रही होती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, लेकिन अफसोस के हैंडसम होने के साथ साथ ये अमीर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा गरीब है। किन्नैन वहां पर से जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ लेने के बाद निकल जाता है। तो लड़की उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम कहां पर जा रहे हो, मुझे अपना नाम तो बताकर जाओ। तो वो उसे कहता है कि मुझे अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूं कि तुम अपने सेक्टर में वापस जाने के बाद अपनी कल्टीवेशन पर मेहनत करोगे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओगी ताकि कल को तुम्हें मेरे जैसे लोगों की मदद ना पड़े, जैसे ठरकियों को तुम खुद ही निमट लो। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे फायर सेक्टर की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई है। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की शर्माना शुरू कर देती है, फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पर शर्मिंदा करने वाले हो, मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा नहीं किया। किन्नैन तो उससे बात करते करते वहां से काफी ज्यादा दूर निकल चुका होता है, जबकि वो चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे 3000 कॉइन्स देनी और मैं किसी का भी एहसान नहीं रखती। मैं यंग मिस निंग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी, यहाँ पर वापस आओ, मुझे अपना नाम बताकर जाओ। लेकिन वो वहां से जा चुका होता है। तो यंग मिस निंग कहती है, इस लड़के ने यहाँ पर बॉडी रिफाइनिंग के 3rd लेवल के बंदे को बड़ी आसानी से मार डाला, सिर्फ और सिर्फ एक ही तलवारबाजी के मूव को यूज करते हुए। वापस जाने के बाद मैं अपने फादर से इस बारे में बात करूंगी और फादर से कहूंगी कि इसको ढूंढे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको इनाम तो देना पड़ेगा, इसने मेरी जान बचाई है और वैसे भी इसने यहाँ पर मुझे कहा कि मैंने अपने सेक्टर को शर्मिंदा किया है, तो इसका बदला तो मैं इससे लूंगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्रिंसेस निंग की जान बच जाती है और वहां पर अपनी जान बचवाने के बाद वो उस हीरो का नाम पूछती है, लेकिन हमारा यंग मास्टर किन जो होता है उसे अपना नाम नहीं बताता और वहां से चला जाता है। चले जाने के बाद हमें सिटी ऑफ स्वॉर्ड का सीन दिखाया जाता है। सिटी ऑफ स्वॉर्ड के जो हेड होते हैं ये उनकी बेटी होती है, यानी प्रिंसेस निंग जो होती है वो उसकी बेटी होती है। तो सिटी लॉर्ड अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं और उनका एक मुलाजिम उनके पास आता है और उसे कहता है कि माय लॉर्ड आज का दिन तो सबसे बेस्ट है। तो वो उसे कहते हैं, बताओ कि आज इतनी खुशी वाली कौन सी बात है कि तुम इस दिन को सबसे बेस्ट कह रहे हो? तो वो उनसे कहता है क्योंकि आपकी बेटी यहाँ पर वापस आने वाली है, हमारी यंग मिस निंग जो है वो वापस आ चुकी है। तो ये बात सुनने के बाद सिटी लॉर्ड को भी झटका लगता है। वो कहता है, क्या क्या तुमने क्या कहा कि मेरी बेटी वापस आ गई है? और इसी के साथ ही निंग वहां पर अंदर आती है और कहती है कि फादर मैं वापस आ गई। तो उसने यहाँ पर आकर फादर को एक सरप्राइज दिया जिसकी वजह से उसके फादर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और फादर उसे कहते हैं कि पूरे 10 साल तक तुम फायर सेक्टर में रही हो, 10 साल के बाद तुम घर वापस आई हो, तुम्हें अपने फादर की याद आ ही गई। तो वो उसे कहती है कि डैड आपको पता है ना कि फायर सेक्टर के रूल्स कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट है और मुझे वहां पर से बाहर आने की इजाजत नहीं थी, और अब जबकि 10 साल के बाद मेरे मास्टर ने मुझे इजाजत दी है, इसी वजह से मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो फादर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं, तुम अपने फादर से मिलने के लिए तो आई, मैं यहाँ पर तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। साथ में उसके साथ आता है, कहता है कि बहुत अच्छी बात है।
यहाँ पर मैं इस हंटर के साथ से दोबारा से पीटूंगा। तो किन लॉन उसे कहता है कि किन्नैन तुम्हारे फादर उसके बाद से तुम यहाँ पर दोबारा से कोई मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। तुम और तुम्हारे फादर हमारी किन फैमिली के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो, जिसने यहाँ पर किन फैमिली को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। तो किन्नैन उसे कहता है कि मेरे फादर पिछले 30 साल से इस फैमिली के हेड रहे हैं और पिछले 30 साल से उन्होंने फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाला है, और उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुए थे जब मेरे फादर यहाँ पर फैमिली को सहारा दे रहे थे। अब जब कि मेरे फादर यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल में क्या पड़ गए, तुम्हारे जैसे लोग हैं जो कि उनका साथ छोड़कर उनके खिलाफ हो गए हैं, तुम्हारे जैसे लोग जो कि पहले से गद्दार थे और मौके की तलाश में थे। तुम और तुम्हारे फादर दोनों को यहाँ पर उनके किए का अंजाम जरूर मिलेगा। तुमने मेरे फादर की इंसल्ट की जो कि इस फैमिली के पैट्रियार्च हैं। फैमिली के पैट्रियार्च के इंसल्ट करने के नाते अब मैं यहाँ पर तुम्हारा एक बाजू काटूंगा, यही तुम्हारी सजा होने वाली है। ताकि बाकी ये सभी लोगों को यहाँ पर वार्निंग मिल जाए कि आज के बाद से कभी भी यहाँ पर किन फैमिली के पैट्रियार्च के बारे में गलत बात नहीं करनी। और वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता अपनी तलवार को घुमाते हुए सामने की तरफ एक स्टैब लगाता है। जब वो सामने की तरफ स्टैब लगाता है तो इसी के साथ ही किन लॉन का एक बाजू काटकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। किन लॉन को समझ भी नहीं आती कि कब उसका बाजू काट गया। वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता और कहता है कचरे कहीं के, ये तुमने क्या कर दिया? कल्टीवेशन वापस कैसे आ गई? तुम्हारी कल्टीवेशन को तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मेरे फादर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे फादर को जब इस बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि अभी मैं तुम्हारे फादर के पास ही जा रहा हूँ, चलो देखते हैं कि कौन किसको मारता है। और इसी के साथ ही वो सीधा उसके फादर के रूम की तरफ चला जाता है। के फादर का रूम यानी कि उसे पता था कि वो पैट्रियार्च की गद्दी के ऊपर जरूर बैठेगा। तो वो मेन हॉल में जैसे वहां पर पहुंचता है तो किन कैन जो होते हैं वो कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। एल्डर किन कैन कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। किन कैन कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं तो किन्नैन कहता है कि देखो तो जरा ये कितना बेशर्म है। मेरे फादर अभी तक जिंदा है और उन्होंने अभी तक खुद से फैसला नहीं लिया कि कौन पैट्रियार्च नया पैट्रियार्च बनेगा। बावजूद ये एल्डर सभी एल्डर्स की सहमति के बिना इस कुर्सी के ऊपर बैठ गया है। तो एल्डर किन कैन उसे कहते हैं कि लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? मैंने उस वक्त भी तुम्हें और तुम्हारे फादर को वार्निंग दी थी। मैंने कहा था कि अपनी ही वाली बर्निंग स्वर्ड जो है ये उस लड़की को मत दो, लेकिन तुम लोगों ने वो स्वर्ड उसको दे दी, मेरी एक भी नहीं सुनी। और आज तुम यहाँ पर खाली हाथ वापस आ गए, तुम उस स्वर्ड को वापस लेकर नहीं आए होगे। ब्लू स्टार सेक्टर के लोग वो तो हमेशा से हमारे खिलाफ थे, वो कभी हमारे दोस्त थे ही नहीं। एल्डर किन कैन हमारे किन्नैन की तरफ ही देख रहे होते हैं, साथ ही उनकी नजर उसकी बैग पर पड़ती है जहाँ पर उन्हें तलवार दिखाई नहीं देती। तो वो सोच रहे होते हैं ये तलवार अपने साथ लेकर नहीं आया, ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, मैं इसी का इल्जाम इसके ऊपर लगाकर इस लड़के को यहाँ पर से खत्म कर देता हूँ। यानी कि इस लड़के को मारने के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है। एल्डर किन कैन उसे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम ब्लू स्टार सेक्टर में जा रहे हो ताकि वहां पर से अपनी बर्निंग स्वर्ड को वापस लेकर आ सको, लेकिन तुम इसमें भी नाकाम रहे, तुम बर्निंग स्वर्ड को वापस नहीं लेकर आ सके। तुम और तुम्हारे फादर, तुम दोनों ने हमारी फैमिली को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया। अब जबकि तुम दोनों ने यहाँ पर किया है, तुम दोनों की वजह से सब कुछ हुआ है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें जेल में बंद करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जब एल्डर किन कैन को उनके बेटे के बाजू के कटने के बारे में पता चलेगा तो वो आगे सकते हैं कि तुमने यहाँ पर गलती कर दी, वापस आकर ऊपर से तुम तलवार को भी वापस नहीं लेकर आ सके, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर सजा मिलेगी। इसी के साथ ही एक नौकर जो होता है बाहर से भागता हुआ अंदर आता है और उनसे कहता है कि एल्डर एक बहुत ही बुरी खबर है, मेरे पास एक बुरी खबर है। तो वो उनके सामने आकर अपना सर झुकाकर बैठ जाता है। एल्डर उसे कहता है कि बताओ क्या हुआ? तो वो कहता है कि बाहर मैं देख कर आया हूँ, अरे यंग मास्टर लुआन यानी कि आपके बेटे का एक बाजू कट चुका है, उनका एक बाजू कट चुका है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि किन्नैन ने उसका बाजू काटा है। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि किन्नैन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे का बाजू काट कर उसको एक क्रिपल इंसान बना दिया। हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है और उस रूल के मुताबिक अगर तुम फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक करते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें सजा दी जाएगी। अब मैं तुम्हें डंजन में बंद करूंगा, तुम बाकी की सारी जिंदगी डंजन में काटोगे। साथ ही वो गार्ड्स को बुलाता और कहता है कि सभी गार्ड्स यहाँ पर आ जाओ, इस लड़के को पकड़ो, जाकर जेल में बंद कर दो। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने जानबूझकर यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरे बेटे का बाजू तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं इस लड़के से हमेशा के लिए मुक्ति हासिल कर सकता हूँ। इसको डंजन में फिलहाल के लिए बंद करवा देते हैं और उसके बाद डंजन में जाकर इस लड़के को मार डालेंगे और इस तरह से हम लोग निमट लेंगे। इसके बाद इसका फादर तो पहले से क्रिपल हो चुका है, वो बिना कल्टीवेशन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसमें यहाँ पे फैमिली का कंप्लीट पैट्रियार्च बन जाऊंगा। तो बस वहां पे पहुंच जाते हैं, जाकर मैं किन्नैन को चादर से घेर लेते हैं।
मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास इतनी ताकत आ जाएगी। के साथ ही वो लिन फैमिली की स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए आगे की इसको प्रैक्टिस करता रहा। चलो देखते हैं कि तुम्हारी हार्ट स्टॉपिंग स्ट्राइक जो है ये ज्यादा पावरफुल है या फिर मेरी टेक्निक ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ ही दोनों वहां पर अपने अपने हाथों को टकराते हैं। जैसे वो इस पाम टेक्निक को टकराते हैं तो इसी के साथ ही एल्डर की तरफ दिखाते हैं कि एल्डर बेचारा पीछे की तरफ गिर जाता है। हमारे किन्नैन की पाम जो होती है उसके दिल के ऊपर पड़ी होती है और उसका दिल बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से खून निकलता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरने के साथ एल्डर उसे कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे कम है, फिर तुमने यहाँ पर मुझे कैसे मार दिया। और साथ ही वहीं पर वो मर जाते हैं। जबकि हमारा किन्नैन कहता है मैंने यहाँ पर अपनी फैमिली के गद्दारों को मार दिया, हमारी फैमिली के अंदर जो गद्दार थे वो तो मैंने मार दिया, वापस मुझे अपने फादर के पास जाना है। और वो जल्दी से अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि फादर मैं वापस आ गया और आपको एल्डर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, एल्डर किनकैन को मैंने मार दिया, अपने हाथों के साथ मैंने उसे मारा है और हम लोग फिलहाल के लिए बिल्कुल सेफ हैं। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुमने एल्डर किनकैन को कैसे मारा, वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है और तुमसे कल्टीवेशन लेवल में भी हायर है, तो फिर तुमने उसे कैसे मारा है, तुम्हारी कल्टीवेशन तुम्हें वापस मिल गई। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि हाँ फादर मुझे कल्टीवेशन वापस मिल गई है और उस एल्डर को मारना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था, मैंने उसे बड़ी आसानी से मार दिया और मेरी कल्टीवेशन वापस आने के बाद इस वक्त मैं बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल पर पहुंच चुका हूँ और मेरे 5th लेवल जो है वो बड़ी आसानी के साथ 6th लेवल के बंदे को भी मार सकते हैं। के साथ ही फादर वहां पर खांसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बॉडी रिफाइनिंग के 5th लेवल तक पहुंच चुके हो, वो भी इस यंग एज में, और मुझे लगता है कि इसी तरह अगर तुम ट्रेनिंग करते रहे तो फ्यूचर में तुम एक जीनियस बनोगे। और मुझे लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि किन फैमिली का भार तुम्हारे कंधों के ऊपर डाला जाए, क्योंकि इस वक्त इस फैमिली में तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्गर और कोई भी नहीं है। पहले मैं एक जीनियस हुआ करता था लेकिन अब मेरी कल्टीवेशन के एबॉलिश होने के बाद मैं बेकार इंसान बन चुका हूं, मैं फैमिली को और ज्यादा लीड नहीं कर सकता। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है और एक स्ट्रॉन्ग लीडर सिर्फ और सिर्फ तुम ही बन सकते हो, क्योंकि अगर हमें स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं मिला तो हमारी फैमिली इसी तरह डिक्लाइन में जाती रहेगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। तो किन्नैन अपने फादर से कहता है नहीं फादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आप इस फैमिली के पिछले 30 साल से पैट्रियार्च रहे हैं। पैट्रियार्च रहने का मतलब यह है कि आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस है। कल्टीवेशन को बहुत ही जल्दी मैं रिकवर करवा दूंगा और उसके बाद आप दोबारा से कल्टीवेटर बनकर जहां पर हमारी फैमिली के पैट्रियार्च बनेंगे, हमें जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप ही लीड कर सकते हैं। इस वक्त हमें एक सच्चे लीडर की जरूरत है। तो फादर उसे कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग किस दुनिया में रहते हैं, हम लोग मार्शल आर्ट्स की दुनिया में रहते हैं और जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गर की ही इज्जत की जाती है। क्या तुम्हें लगता है कि बाकी के सभी लोग यहाँ पर पैट्रियार्च बनने के बाद मेरी बात को मानेंगे? वो नहीं मानेंगे। उनमें से बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होगी कि वो लोग गद्दी के ऊपर बैठे क्योंकि वो लोग मुझसे ज्यादा योग्य हैं। इस वजह से मैं यहाँ पर ये प्रपोज कर रहा हूँ कि तुम मेरी जगह के ऊपर गद्दी पर बैठो, क्योंकि तुम उन सभी से ज्यादा बेहतर लीड कर सकते हो। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैं पैट्रियार्च था और मेरी जगह के ऊपर अब तुम्हें पैट्रियार्च बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 05 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नैन इस फैमिली का पैट्रियार्च बन जाएगा या नहीं।